हेलो एवरीवन। जैसा कि अब सीए हो या सीएस हो या सीएमए, ये सब का एग्जाम बहुत नज़दीक है, आने वाला है। जैसे सीए का एग्जाम अराउंड 15 डेज बाद है। सीएमए सीएस का एग्जाम अराउंड 1 महीना बाद है। तो देखो, अभी मेरे पास ना काफ़ी सारा मैसेज आता है कि अब जो लास्ट 15-20 दिन बचा है या 1 महीना बचा है, उसमें हम लोग का क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए और ड्यूरिंग एग्जाम हम लोग किस तरीके से प्रोसीड करना चाहिए। तो एक छोटा सा वीडियो बनाया गया है कि अब नेक्स्ट हम लोग को जो 1 डेढ़ महीना है उसको किस तरीके से अप्रोच करना है। अब एकदम सिंपल सिंपल बात। देखो, पहला बात ये है ना, ये मेरा एडवाइस है। अदरवाइज ये कोई गोल्डन रूल नहीं है कि आप लोगों को यही फॉलो करना चाहिए। अब मेरे हिसाब से अब जो नेक्स्ट जो भी टाइम पीरियड बचा हुआ है, उसमें जब हम लोग रिवाइज करें तो वहां पे ना एक दिन में 3-4 सब्जेक्ट को अब नहीं लेना चाहिए। अब टारगेट करना चाहिए एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट ले, उसको कंप्लीट करें, जितना भी टाइम आपका अलॉट किया हुआ है, 2 दिन 3 दिन जो भी दिया हुआ है, उसको करने के बाद सेकेंड सब्जेक्ट में जाए। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम में एक दिन में 3-4 सब्जेक्ट करना उतना प्रेफरेबल नहीं रहता। इवन तो अगर आप लोग का रूटीन वैसे सेट किया हुआ है कि एक दिन में हमको 2 सब्जेक्ट करना है, तो माइट भी आप कंटिन्यू करो। पर अगर बाई चांस किसी का कोई रूटीन सेट किया हुआ नहीं है, पर अब आगे अपना नेक्स्ट सेट ऑफ रूटीन बनाना चाह रहा है, तब फिर ये एडवाइस रहेगा कि एक बार में एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट लो, ट्राई करो कंप्लीट करने का, फिर उसको आगे बढ़, फिर उसके बाद सेकेंड सब्जेक्ट में जाने का। नेक्स्ट, अब चीज ऐसा है ना कि अगर कोई चीज ऐसा है जो मान लो आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा हुआ नहीं है, ये अभी हम इस पॉइंट ऑफ टाइम में बात कर रहे हैं सीए इंटर के लिए। सीएमए सीएस के एग्जाम में अराउंड 1 महीने का देरी है, तो माइट भी आप लोग शायद 1 वीक बाद इस चीज को फॉलो करना कि अब बिल्कुल भी टाइम नहीं है जब आप लोग कोई नया चीज पढ़े। बेस्ट पार्ट ये है, अब जो ऑलरेडी पढ़ लिए उस पर कॉन्फिडेंट रहो, उसी को बेटर है बार बार रिवाइज करो। अब नई चीज को लाने का कोई फायदा नहीं है। कोई छोटा मोटा चीज है तो अलग बात है, और मान लो एक नया टॉपिक है जिसमें एक सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगने वाला है, बेटर अब उसको अवॉइड करो। या अगर करना है तो एकदम बड़ा क्रक्स में जो उसका मेन समरी है, बस उतना जाना और काम खत्म। अब टाइम आ गया जब आप लोगों को खाली पुराने स्टफ को रिवाइज करना चाहिए, नए वाले में वापस से हाथ नहीं लगाना चाहिए। तीसरा बात, बहुत लोग का मानना है, बहुत लोगों का क्वेश्चन आता है कि सिंस मई जून का एग्जाम कैंसिल हुआ था, तो क्या इस बार का पेपर डिफिकल्ट आएगा। अब पेपर सेट करना तुम लोगों का काम नहीं है। पेपर सेट हो गया, और जो भी पेपर सेट किया है वो ये चीज एटलीस्ट ध्यान में नहीं रख के करेगा कि मई में एग्जाम नहीं हुआ, चलो एक काम करते पेपर डिफिकल्ट बनाते हैं। चलो अग्रीड, मई वालों को थोड़ा ज्यादा टाइम मिला या जून वालों को थोड़ा ज्यादा टाइम मिला, आप लोग को उतना ज्यादा टाइम नहीं मिला, पर चलो ठीक है, जो भी 20-21 दिन या 22 डेज जो एग्जाम एक्सटेंड हुआ, वो डेफिनेटली कुछ तो बोनस रहेगा। तो अब ये सोचने का टाइम नहीं है कि एग्जाम का पेपर डिफिकल्ट आएगा या नहीं आएगा, जो पेपर आएगा फेस करना है। और यकीन मानो, पेपर मई में एग्जाम नहीं हुआ इस वजह से डिफिकल्ट आएगा वैसा नहीं है, जो नॉर्मली आना चाहिए था एग्जैक्ट वैसा पेपर आएगा। तो इसलिए वो सोच के बिल्कुल मत घबराओ कि उनको ज्यादा टाइम मिला, मेरे को कम टाइम मिला। जिसको जो प्रिपेयर करने का टाइम मिला वो सफिशिएंट था, और उसके बेसिस पे आराम से एग्जाम दिया जा सकता है, आराम से अच्छा स्कोर किया जा सकता है। तो एग्जाम में जून में नहीं हुआ, उसकी वजह से लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ पेपर में कोई भी इंपैक्ट कोई तरीका का नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट, एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, अब जो सिंस ज्यादा दिन बचा हुआ नहीं है एग्जाम को, तो अब ना जब कोई दिन पढ़ने के लिए बैठो तो एक पॉजिटिव नोट के साथ पढ़ने बैठो। और मोबाइल कभी पॉजिटिव नोट नहीं देता, तो मोबाइल को साइड रखो, आराम से जो चीज पढ़ना है उसको पढ़ो। और 2-3 छोटा छोटा बात, जैसे कि जब मान लो कोई चीज पढ़ने बैठा, अब जब तक ना एक सेंस ऑफ अचीवमेंट नहीं आए ना, तब तक बेटर है उस समय उठना नहीं चाहिए, ब्रेक नहीं लेना चाहिए। जैसे मान लो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट लेके बैठा, अब वो एक चैप्टर के अंदर में उतना कॉन्फिडेंस नहीं आया, बेटर है उस चैप्टर को छोड़ के कोई दूसरा चैप्टर करो। और उसमें, और अगर मान लो 2-3 चैप्टर लगातार नहीं हो पा रहा है, तो वो बेस्ट पार्ट ये रहेगा कि जिसके अंदर में थोड़ा रिलेटिवली ज्यादा कॉन्फिडेंस है वो करो, ताकि जब नेक्स्ट ब्रेक लो ना, तो एटलीस्ट एक दुखी मन के साथ नहीं ब्रेक लो, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट के साथ ब्रेक लो। लास्ट में उतना रिजिड मत हो कि एक पर्टिकुलर डे में मान लो 4 चैप्टर लॉट किया है तो ये 4 करना है। और मान लो एक चैप्टर में दिमाग नहीं कर रहा है, दूसरा लो, दूसरा में नहीं ले रहा है, तो एक नया सेट ऑफ चैप्टर लो जो शायद उस दिन का टारगेट ना हो। मतलब ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती हम लोग को वो दिन पूरा पार करना है। इवेंचुअली जब रात को सोने जाओ, तो एक सेटिस्फाइड मन के साथ सोना जरूरी है कि चलो ठीक है, एक दिन मेरा आज का जो डे था वो वेस्ट नहीं हुआ, एटलीस्ट वो यूजफुल था। उसके लिए माइंड भी आपको रूटीन शायद अगर 1-2 दिन आगे पीछे करना पड़े, कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। पर रात को सोने के समय गिल्ट फीलिंग के साथ मत सोना कि यार आज का दिन हम वेस्ट कर दिया, आज जो मेरे को पढ़ना चाहिए वो नहीं हुआ। कोई बात नहीं, जो पढ़ना चाहिए था वो नहीं हुआ, एटलीस्ट कुछ और हुआ, पर एटलीस्ट कुछ तो और हो। चलो, ये सब नॉर्मल बात था जो एनीवेज आप लोग को पता रहता है। अब कुछ कुछ छोटा छोटा बात,
जो पर्सनली मेरे को लगता है बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो जरूर ध्यान देना चाहिए, वो ये लास्ट सेगमेंट है। ड्यूरिंग एग्जाम डेज स्पेशली, वो जो भी पीरियड में आपका एग्जाम चलेगा उस दौरान क्या करना चाहिए। पहला बात, अपने आप से ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना कि बहुत लोग ऐसा होता है ना कि हम लोग एक पेपर से एक एक्सपेक्टेशन बना लेते हैं, यार कुछ भी हो जाए ये एग्जाम तो अच्छा जाएगा। अगर इंस्टीट्यूट सोच लिया एग्जाम अच्छा नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। इसी वजह से पहला बात, दुनिया भर के एक्सपेक्टेशन के साथ लेके मत बैठना कि इस पर्टिकुलर एग्जाम में मेरे को इतना स्कोर करना है। जैसा एग्जाम में पेपर आएगा उसमें अपना बेस्ट पॉसिबल एफर्ट देना है, माइंड बस वही होना चाहिए। नेक्स्ट, अभी भी जैसे कल ही मेरे पास कॉल आया था कि एक जन का कॉल आया और वो काफी दुखी थी कि हम जो पढ़ रहे हैं वो मेरे को याद नहीं रह रहा है। जैसे बाद में अपने आप को कंपेयर की कि क्लास 11 12 में जैसे मेरे को पढ़ाई करते थे, मेरे को हर चीज याद रहता था। तो पहला बात समझो, ये क्लास 11 12 का एग्जाम नहीं है। 11 12 में आपको 2 साल मिलता था एक लिमिटेड सिलेबस को कवर करने के लिए, ये प्रोफेशनल एग्जाम है। सिलेबस उससे कई ज्यादा बड़ा है, टाइम उससे डेफिनेटली कम है। तो लिमिटेड टाइम में वो जो अनलिमिटेड नहीं बोलेगा पर काफी बड़ा बड़ा सिलेबस में वो सेम लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन मत रखना कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम में मेरे को हर चीज याद रहेगा। प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। कोई भी अच्छा से अच्छा स्टूडेंट जो बाद में रैंक 1 रैंक 2 रैंक 3 कुछ भी लेकर आया है, उससे पूछना ड्यूरिंग एग्जाम उसको ऐसा नहीं लगता था कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम में उसको हर चीज याद रहेगा। तो मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज इस चीज को अपने माइंड से निकालो। देखो आप लोगों को पता है मेरा भी हर लेवल में टचवुड रैंक आया हुआ है, पर एग्जाम के पहले ऐसा कभी नहीं लगता था कि मेरे को एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम हर चीज याद रहेगा। वो इम्पॉसिबल है लगना। खाली ये चीज सोचो, आज पढ़े हैं 2 दिन तक याद रहेगा ना, बस उतना ही चाहिए। कि जब एग्जाम में 1 या 2 दिन, जैसे सीएस का लगातार एग्जाम चलता है, सीए में 1 दिन का गैप रहता है, तो जो पढ़े वो एटलीस्ट 2 दिन याद रहे ना, बस काम खत्म। यानी आज जो पढ़े वो 2 दिन तक याद है, बस उतना ही तो याद रखना है, उसके आगे याद रखना क्यों है। मान लो एग्जाम्पल लॉ का एग्जाम है, लॉ के पहले 2 दिन पढ़े, लॉ में एग्जाम दिया, 5 बजे जब निकले भूल जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला एग्जाम आएगा कॉस्ट का, 2 दिन पढ़े, बस 2 दिन कॉस्ट तक याद रहा, उतना याद रखो सारा कंसेप्ट, उसके बाद भूल जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए वो बर्डन लेके मत चलो कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम में मेरे को आठों का आठों चीज याद होना चाहिए। अगर वो चीज लेके चले ना तो कभी कॉन्फिडेंस आएगा नहीं। नेक्स्ट, सुपर इंपॉर्टेंट बात, इस बात को एक्सेप्ट करो, ये रियलिटी, इस चीज को एक्सेप्ट करो कि 1 से 2 एग्जाम वैसा जाएगा जो शायद आपके एक्सपेक्टेशन को पूरा ना करे, नहीं करे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो एग्जाम है आप लोग का 8, अब 8 का 8 एग्जाम, इंटर के लिए 8 एग्जाम है, फाइनल के लिए 8 एग्जाम है, फाउंडेशन के लिए 4 एग्जाम है। अब हर एक एग्जाम जो तुम लोग एक्सपेक्टेशन है एग्जैक्ट वैसा जाए, जरूरी नहीं है। इनफैक्ट शायद आज तक ऐसा कोई बना ही नहीं होगा जिसका सारा का सारा एग्जाम एज पर हिज और हर एक्सपेक्टेशन गया हो। तो प्लीज इस बात को एब्जॉर्ब करो, इस बात को रियलाइज करो, इस बात को एक्सेप्ट करो और जनरली इस बात को फील करो कि जैसे हर एक एग्जाम एज पर योर एक्सपेक्टेशन नहीं जाएगा। प्रोफेशनल एग्जाम है, डेफिनेटली इंस्टीट्यूट 1 से 2 पेपर थोड़ा अच्छा देगा। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि बहुत ही डिफिकल्ट देगा, कभी कोई पेपर बहुत डिफिकल्ट आता ही नहीं है, उसको डिफिकल्ट बनाता है हमारा माइंडसेट। ऑब्वियस सा बात है, डिफिकल्ट बनाता है हमारा माइंडसेट क्योंकि हमारा एक्सपेक्टेशन लेके बैठ जाते हैं इतना। और एग्जाम में जैसे क्वेश्चन पेपर हाथ में मिला और अगर 1-2 क्वेश्चन का जो पहला चेहरा है ना वो दिखने में लगे यार ये तो थोड़ा अलग टाइप का है, तो एक्सपेक्टेशन तो हम लोग नहीं गिराते, एक्सपेक्टेशन वही रहते और एग्जाम देना शुरू करते हैं। पर भाई इस बात को रियलाइज कर, अगर मान लो पेपर थोड़ा अलग टाइप का है तो डेफिनेटली वो आपके अकेले के लिए नहीं, पूरे इंडिया के लिए थोड़ा अलग टाइप का है। क्योंकि इवेंचुअली कोई भी टीचर का स्टडी मटेरियल देख लो, वो बनता तो सारा का सारा आईसीआई के बुक से है। तो अगर टीचर के स्टडी मटेरियल में नहीं है, मतलब वो आईसीआई के बुक के बाहर से पूछा हुआ है, आप आरटीपी एमटीपी सॉल्व किए, वो सबके बाहर से पूछा हुआ है, तो तुम्हारे अकेले के लिए नहीं पूरे इंडिया के लिए बाहर से पूछा गया है। अब ऐसा नहीं हो क्वेश्चन नहीं होगा, डेफिनेटली होगा, पर एक बार का तो उसका चेहरा, उसका जो फेस है वो तो एक बार का टेंशन देके चला गया। तब उस समय में आपको बस एक चीज को माइंड में ध्यान रखना है, वो जो एक्सपेक्टेशन यहां था उसको थोड़ा गिराना और उस समय एग्जाम को अप्रोच करना। ऐसा हर इंसान के साथ लाइफ में कोई ना कोई प्रोफेशनल एग्जाम में हुआ है, जैसे पर्सनली मेरे साथ हुआ था। मेरे को याद है जब सीएस एग्जीक्यूटिव का एग्जाम देने के लिए गया था, तो उस टाइम अकाउंट्स मेरा बड़ा फेवरेट सब्जेक्ट था। पर जब अकाउंट्स का पेपर मिला तो मेरे को लगा कि मेरे को कुछ ज्यादा कुछ आता नहीं है। आसपास देखे, सब कोई आसपास देख रहे थे तो किसी को ज्यादा कुछ आ नहीं रहा था।
तो उस समय भाड़ में गया मेरे एक्सपेक्टेशन की, मेरे को आता है नहीं आता, हो गया भाड़ में। कितना लाना है वो सब कुछ नहीं, बस पूरे पेपर में कहीं से चुने कि हाँ इस क्वेश्चन का ये पार्ट आता है, उस क्वेश्चन का ये पार्ट आता है, इस क्वेश्चन का ये पार्ट आता है, और बिना कैलकुलेशन के कितना मार्क्स आता है अपना क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किए। जितना जितना आता है, एक क्वेश्चन में मान लो 2 पार्ट है, एक मेरे को आता है लिखे, दूसरा पार्ट के लिए जगह छोड़ दिए। सेकंड क्वेश्चन जो पार्ट था आता वो किए, अगला क्वेश्चन के लिए जगह छोड़ दिए। इवेंचुअली एक पॉइंट ऑफ टाइम पर रियलाइज किया कि चलो ठीक है, ओवरऑल पेपर का हम 50-60 नंबर अटेम्प्ट कर लिया, तो एटलीस्ट माइंड में एक चीज का श्योरिटी आया, चलो ठीक है पास तो हो जाएंगे। अब कुछ लोग बोलेगा मान लीजिए 50-60 मार्क्स का भी नहीं है, इम्पॉसिबल। एक पेपर आएगा 120 मार्क्स का इंक्लूडिंग चॉइस, एक पेपर आएगा 120 मार्क्स का इंक्लूडिंग चॉइस। अब 120 में आपको अटेम्प्ट करना है 100। अब 100 में बोल रहे खाली 60 नंबर भी आता है ना, तो एग्जाम में चाप नहीं है, एटलीस्ट वो पहला लेवल अश्योरेंस का कि आप चलो क्लियर तो कर जाएंगे। अब इमेजिन करो 120 मार्क के पेपर में 60 नंबर भी नहीं आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। यह दुनिया में ऐसा कोई भी पेपर बन ही नहीं सकता कि 120 में 60 नंबर भी तुम लोग को नहीं आएगा। चलो 60 नहीं आएगा, 50 तो आएगा, 50 नहीं 40 तो आएगा। यानी हम बोल रहे हैं कि अगर 80 नंबर का पेपर भी पूरे एग्जाम में नहीं आता तब भी चाप का बात नहीं है, 40 आता है ना, एटलीस्ट उतना अटेम्प्ट कर, वो पास करवाएगा। और उसके बाद अगला देखो 3 कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस बन सकता है। पहला आपको आता रहेगा, वो कुछ भी हो जाए 40-50 नंबर पक्का रहेगा। अगला जो आता तो रहेगा पर उसको लेके हम उतने कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे, थोड़ा बहुत आएगा थोड़ा बहुत नहीं आएगा, स्टेप मार्किंग है। सीए में सीएस वाले बोलेंगे हमारा तो एमसीक्यू है, सीए फाउंडेशन वाले बोलेंगे हमारा एमसीक्यू है। तो भाई एमसीक्यू जो है, एक बार इंटर का बात करें, सीएमए का बात करें, तो पूरे क्वेश्चन को थोड़ा पार्ट में ब्रेक किया गया है ना, और जब ब्रेक किया गया वो इस तरीके से ब्रेक किया गया है कि एग्जाम में अगर उतना पार्ट राइट होता आपको स्टेप मार्किंग मिलता, तो डेफिनेटली यहां स्टेप मार्किंग है। तो पहला कैटेगरी जो आपको आता रहेगा, सेकंड कैटेगरी जहां स्टेप मार्किंग मिलेगा, तीसरा कैटेगरी जो बिल्कुल नहीं आएगा। यकीन मानो अगर पहला कैटेगरी सेकंड कैटेगरी कर लिए, तीसरा वाला नहीं आता अभी, कुछ ना कुछ हम लोग जरूर लिख के आएंगे। और ये मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, मेरे को भी पढ़ाते हुए काफी टाइम हो गया है, कि जो पेपर डिफिकल्ट आता है उस पर डेफिनेटली मार्क्स अच्छा आता है। पर भाई मार्क्स तो तब अच्छा आएगा जब आप पहले थोड़ा उस लाइक अटेम्प्ट करेंगे। तो यकीन करो, यकीन मानो इस बात को, अगर बाई चांस कोई पेपर थोड़ा सा गंदा आ जाए तो घबराना नहीं, पूरे पेपर में कहीं से खोजना कि बस हम कुछ कर पाए, 40-50 मार्क के लायक हम कर पाए, फिर अगला 20-25 मार्क आधा पर्दा कर पाए, उसके बाद आगे अटेम्प्ट करने का सोचना। ये कर क्या ना, और मार्क माई वर्ड्स, उस पेपर में आपका गारंटीड 60+ आया हुआ रहेगा। ये हम बोलने के लिए नहीं बोल रहा है, पिछले 7 साल में 14 टर्म्स में हमने इस चीज को देखा है, और जब खुद भी एग्जाम दिया था इस चीज को फेस किया। जो हम एग्जांपल दे रहा था, सीएस में मेरे को अकाउंट में ज्यादा कुछ नहीं आता था, और सारे एक्सपेक्टेशन दूर करके हम एग्जाम जब देना शुरू किया, जब इवेंचुअली रिजल्ट आया मेरा 82 आया था। और हो सकता था कि अगर हम उसी प्रेशर में आके अपना एग्जाम देता तो शायद अपने एग्जाम को खराब कर लेता, शायद मेरे को 40 भी नहीं मिलता। यकीन मानो एक आदमी जब पास या फेल होता है, तो जब फेल हो रहा है ना, वो इस वजह से नहीं हो रहा है उसको आता नहीं है, वो इस वजह से हो रहा है वो 3 घंटे को प्रेशर को एब्जॉर्ब कर नहीं पाया, अपने आप को काम डाउन कर नहीं पाया। काम डाउन रहना, दिमाग ठंडा रहना, कोई भी पेपर आ जाए पास तो करेंगे करेंगे पक्का। तो पूरे पेपर में वो एक्सपेक्टेशन मत रखना कि यार ये तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, मेरे को 90 लेके आना है। अरे क्यों लेके आना है 90? अगर वो एग्जाम में पेपर उल्टा दिया तो एक्सपेक्टेशन की वजह से शायद 40 बनाए। तो उस समय बिना कोई एक्सपेक्टेशन के जाना, बस बेस्ट एफर्ट देके जाना, एग्जाम में कहीं कहीं कोई कोई चीज खोजना, कि जैसे जैसे करके आपको जितना है उतना अटेम्प्ट करना, उसके नेक्स्ट सेट में जितना और थोड़ा कम अटेम्प्ट हो पाएगा, जो बिल्कुल नहीं है उस पर एटलीस्ट कुछ तो करके आना। यकीन मानो एग्जाम अच्छा जाएगा। और स्पेशली अगर इस टाइप के एग्जाम है, और देखो हम ये बात इसलिए बोल रहे हैं कि 8 में से 1-2 पेपर वो ऐसा देगा, हम ये नहीं बोल रहे कि बहुत डिफिकल्ट देगा कि आप फेल हो जाए, पर आपके एक्सपेक्टेशन के को मीट करने के लिए नहीं देगा। तो इस वजह से ये बात को समझना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग बहुत सारे अच्छे लोग पहले एग्जाम होता अकाउंट्स का 100 का एक्सपेक्टेशन लेके जाते हैं, एग्जाम हुआ, एक जगह बैलेंस शीट मैच नहीं हुआ, घर आके इतना दुख मनाए कि उसके अंदर में 3-4 घंटा पार कर दिए। तो भाई वो एग्जाम तो निकल गया, उसमें जो मार्क्स आना है वो तो आएगा, पर इस वजह से आप अपने अगले एग्जाम का 4 घंटा और पक्का वेस्ट कर दिए। इसी वजह से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो जरूर 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 आप फॉलो करना, कि एग्जाम से जब निकलो वो क्वेश्चन पेपर, वो जो बर्डन है ना, उसको अपने साथ अपने बैग में लेके मत निकलना। अगर मान लो कोई वैसा विल पावर रहे, बैग में साइड में रखना, देखना भी मत। और बाई चांस विल पावर नहीं, यानी नहीं हम तो देखेंगे घर जाके, तो भैया क्वेश्चन पेपर को वहीं से फाड़ के निकलना, बर्डन को ना अगले एग्जाम के लिए कैरी फॉरवर्ड मत करना। ये जरूर करना, हम सही बता रहे हैं, जरूर करना।
अगर बाई चांस कोई एग्जाम आपके एक्सपेक्टेशन के बराबर ना जाए। और लोग का हैबिट होता है एग्जाम के हॉल के निकलने के बाद आंसर डिस्कस करना। चलो इस बार सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म है, हम श्योर है सेंटर उस तरीका से फेस्ड मैनर में खाली कराया जाएगा कि एक साथ में भीड़ इकट्ठा ना हो। अब घर जाके किसी को कॉल करके पूछने की जरूरत नहीं है, यार बता दो क्वेश्चन नंबर 1 बी का आंसर क्या था, क्या करेगा आप जान के? बिल्कुल जरूरत नहीं है जानने का। हो सकता है जब निकलो ना तो आसपास में लोग बात करें, ए 1 बी का ये आंसर आया ना, वो आंसर आया ना, और अगर आप लोगों को कोई और ही आंसर आया उससे डिस्कस करने मत चले जाना और ना क्वेश्चन पेपर को देखना। वो उस समय इस बात को फील करना, इस मतलब ये कॉन्फिडेंस रखना कि जो आप करके हैं वो राइट है। हो सकता है वो गलत हो, पर अगर ये उस समय पता चल गया गलत है तो आपका अगला साल एग्जाम को इंपैक्ट कर जाएगा। वो क्यों करने देना है? अरे इवेंचुअली 100 नंबर का पेपर बाकी 700 मार्क को क्यों खराब करने देगा? तो इस वजह से एग्जाम में क्वेश्चन पेपर मत लेके जाना, वो एक बोझ होता है। हम कभी भी घर जाके क्वेश्चन पेपर का सूरत भी नहीं देखा, वो साइड में गया। और अगर कोई एग्जाम खराब गया तो घर तक भी नहीं पहुंचा। कोई बोझ घर थोड़ी लेके जाता है। कोई भी हालत में अपने आंसर को डिस्कस नहीं करना है आफ्टर एग्जाम, बिल्कुल मत करना। मेरे को पता है ये ह्यूमन टेंडेंसी है, मेरे लिए बोलना आसान है, पर हम भी ह्यूमन बीइंग था, हम भी इस चीज को फॉलो किया था। आंसर डिस्कस नहीं करता था। कोई दोस्त पूछे, पहले प्यार से ना करना, स्टिल थोड़ा पूछे और प्यार से ना करना, और पूछे एक दोनों लगा देना, फोन आए काट देना, आंसर डिस्कस मत करना। क्यों? देखो बॉटम लाइन वही है, पास्ट एग्जाम जा चुका है एंड पास्ट इज इररिलेवेंट, ये हम लोग कॉस्ट में पढ़ते हैं। तो इस बेसिक कंसेप्ट को ध्यान रखना। अगर जैसा हम बताया, अगर बाई चांस कोई पेपर डिफिकल्ट आए, चाप का कुछ नहीं है। देखो पर्सनली बताते हैं, हम भी 7 प्रोफेशनल एग्जाम दिया था, सीए का, सीएस का, सीएमए का एक लेवल। तो सातों के अंदर में हम सीएस एग्जीक्यूटिव में बात को रियलाइज किया कि पेपर कहीं कहीं थोड़ा अच्छा आएगा। और जब पेपर अच्छा आएगा उसमें बिना दिमाग लगाए पहला टारगेट था 40 को पाले, उसके बाद अगला चलो 60 मार्क के लायक अटेम्प्ट कर ले, उसके बाद जो आया वो बोनस है। तो बस इस माइंडसेट के साथ चलना, यकीन मानो उस एग्जाम में फैंटास्टिक स्कोर आएगा। और लास्ट में ये सब के साथ दो आखिरी बात। एक, एडिशनल प्रिकॉशन आपको लेना पड़ेगा, एसएमएस। आप लोगों ने किसको एसएमएस करना है? मेरे को बिल्कुल नहीं। सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना है, मास्क पहनना है, सैनिटाइजेशन। एग्जाम के प्रेशर में ये कहीं अवॉइड ना हो जाए, बस इस चीज को ध्यान रखना। अब से जो लोग एग्जाम दे रहे हैं वो लोग को सब उतना दिमाग नहीं लगाना कि रास्ते में गया कोविड हो गया तो क्या होगा, वो सब अब ये सब अनअवॉइडेबल चीज है। लोग को घर बैठे बैठे भी हो जाता है, बहुत लोगों को बाहर जाते हुए भी नहीं होता। हम लोग को प्रिकॉशन लेना है, वो हम लोग लेंगे। इंस्टीट्यूट भी अपनी तरफ से बेस्ट पॉसिबल एफर्ट लेगा प्रिकॉशन लेने का, वो भी जरूर लेगा। तो अब देखो ये सब चीज को देखते हुए अपना जो कंट्रोलेबल चीज है उसको क्यों अनकंट्रोलेबल बना रहा है? टाइम है पढ़ने का, वो पढ़ना है। टाइम बाकी सारे डिस्ट्रैक्शन को दूर करने का, बस उतना करना है और आगे चाप नहीं है। पर यह वीडियो बनाने का एकमात्र कारण था, 8 में से 1-2 एग्जाम ऐसा होगा जो आपके एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं करेगा, उसको प्लीज आगे कैरी फॉरवर्ड मत करना। और हम सही बता रहे हैं, जब लास्ट में रिजल्ट आएगा देखना उसमें तुम लोग का फैंटास्टिक मार्क्स आएगा मेरे को चॉकलेट जरूर देना, इस बात को पक्का याद रखना। और लास्ट में मेरे को बस यही बोलना है, ये एक एग्जाम है, ओनली एग्जाम है, एक लंबे बहुत बड़ा जिंदगी है, उसमें 2020 में एक ये छोटा सा एग्जाम है। इससे किसी का ना लाइफ बनेगा ना किसी का लाइफ बिगड़ेगा, इसीलिए वो प्रेशर देके एग्जाम नहीं लेना। आप लोग बहुत मेहनत किए हैं या नहीं भी किए तो अगला 1 महीना 1.5 महीना जो बचा है उसमें अच्छे से मेहनत करना, बस एग्जाम की तरह देके पार करना। चाप नहीं लेना है कि इस एग्जाम से बहुत कुछ डिफाइन होगा, कुछ नहीं होगा। एक एग्जाम है, ऐसा कई लाइफ में एग्जाम आएगा, ये तो एकेडमिक एग्जाम है, आगे बहुत सारी लाइफ में बड़ा बड़ा टेस्ट आएगा, लिखने वाला नहीं, जहां पे बहुत कुछ वो एनीवेज बहुत कुछ आपके लाइफ में चैलेंजेस आएगा, वो सब बड़ा एग्जाम है। तो एक मेयर एग्जाम है, आराम से एग्जाम देना है, मेहनत करना है जम के जो हमारे हाथ में है, और आगे अच्छा होगा। थैंक यू सो मच।